नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट क्लास में हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ा हुआ था। इवन हाउ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट केम टू एन एंड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज हमने खत्म किया हुआ था। अब आज हमको देखना है कि इस मूवमेंट का सोच दूसरे, जैसे कि हर मूवमेंट का एक थिंकिंग था कि लोगों का सोच था कि किस टाइप का हो सकता है, कि कैसे हो सकता है, क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, ये सोच था। अब ये सोच वहां पे देखना था कि लोगों को नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लोगों का सोच क्या था, क्योंकि सबका फोकस एक नहीं था। सबको ये फोकस नहीं था कि हमको ब्रिटिश को भगाना है, कि ब्रिटिश को हराना है। दे हैव अ डिफरेंट फोकस, एंड उनका फोकस ये था, जैसे कि हम लोग बड़े की बात करें कि बड़े बड़े पैसे वाले जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका सोच ये था कि भाई हमको अलग लेना है। अलग क्या लेना है, मतलब उनका फोकस था कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा टैक्स ब्रिटिशर को देना नहीं पड़ेगा। जो गुजरात और गुजरात के बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के गुजरात के पटीदार का बात करें, उत्तर प्रदेश में जो जाट थे, वो लोग नहीं देना चाहते थे एक्स्ट्रा टैक्स। तो वो लोग बोलते थे कि चलो गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, ए सॉरी, नॉट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जुड़ जाते हैं, उनको सपोर्ट। डिप्रेशन क्लास अगर बात करें, डिप्रेशन कंटिन्यू था, पुअर पीजेंट्स, डिप्रेशन कंटिन्यू था। तो जो गरीब पीजेंट्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनके पास तो ऐसे ही पैसा नहीं था। वो लोग बोलते जमींदार को दे नहीं सकते, ये ब्रिटिश उनसे मांग रहे हैं, चलो इसमें जुड़ जाते हैं, इसकी बहाने हम लोग टैक्स देने से बच जाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइक जीडी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये लोगों ने भी इसीलिए फोकस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिप्रेशन आया था, इनका सामान नहीं बिका हुआ था, पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्सेस हम लोग कहाँ से भरे। तो उन्होंने इसी सपोर्ट में किया था कि भाई रोज रेस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट लगा रहा है, ये हमको मानना नहीं पड़ेगा, इसी वजह से। साथ ही साथ ये ऐसा एक मूवमेंट था जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये बेस इंडस्ट्रियल, इसमें एक ग्रुप था जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, दो था इंडस्ट्रियल ग्रुप, स्पेशली द इंडस्ट्रियल ग्रुप हैडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रुप। तो इस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल ग्रुप ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक्सेप्ट द नागपुर। अगर बात करें तो नागपुर रीजन में पार्टिसिपेट हुआ था, बाकी सारी जगह में इंडस्ट्रियल ग्रुप में जो इंडस्ट्रियल वर्कर ग्रुप्स थे, उन्होंने खास पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट स्टिल ये मूवमेंट चला। अब जब हम लोग देखते हैं ये मूवमेंट चला, कि देखो लोगों का अलग अलग है। रिच लोगों का था कि हमको टैक्स दे, मतलब रिच का फोकस क्या था कि हमको, रिच पीजेंट्स लोगों था कि हम लोग को ब्रिटिश को टैक्स देने से बच जाएंगे। बिजनेसमैन को जो रूल्स रेगुलेशन ब्रिटिश ने बना दिया था, उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे थे, वो पैसा वो लोग बचाना चाहते क्योंकि उनका खुद का नुकसान। छोटे मोटे जो फार्मर थे, वो अपने आप को सस्टेन करवाने के लिए वो चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब सबका अलग अलग मोटो था, मतलब सबका ये फोकस नहीं था कि हमको देश को आजाद करना है। सबका फोकस ये था कि भाई हमको कुछ ना कुछ करना है अपने लिए। इसी चीज का फोकस वहां पे हो रहा था। अब जब हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज और हुआ था। अब देखते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो आए थे। देखो, कॉन्सेप्ट तो था, स्वराज का कॉन्सेप्ट था, मतलब हमको सेल्फ रूल चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खुद का रूल खुद कर पाएंगे तो हो सकता है। बट यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप था जो कभी भी इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिनको हम लोग अनटचेबल्स के नाम से जानते थे, जिनको हम लोग छुआछूत के नाम से बोलते थे। ये छुआछूत वाला जात है, ये छूने वाला जात है, ये नहीं छूने वाला जात है, मतलब जो अनटचेबिलिटीज का था वो आइडिया। तो ये लोगों के दिल में इतना ज्यादा घर बना के रखा हुआ था कि लोग, मतलब होता है ना, हाँ, ऊंचा जात निचला जात, ये जात देख के बहुत फोकस करते थे। इवन द कांग्रेस डजंट फील, कि कांग्रेस कभी भी ये हिम्मत नहीं करते थे कि वो लोग दलित को अपने साथ रोक ले, मतलब जोड़ ले। कि कांग्रेस को डर था, क्योंकि कांग्रेस को मोस्टली फंडिंग होता था बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप से, बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप से, या बड़े बड़े हिंदू कॉन्जर्व फैमिली से, जिनको सो कॉल्ड सनातनीज बोला जाता था। बड़े बड़े हिंदू, और सबको नहीं बोलते थे सनातनी धर्म पे, मतलब हिंदू धर्म को सनातन धर्म से है। तो जो कंजर्वेटिव पुराने सोच वाले थे, वो लोग बोलते थे कि हम लोग सनातनीज है, बाकी सब नहीं है। तो इस जगह में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तब तक आजाद नहीं हो पाएंगे, कि या फिर और 100 साल तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे, इफ वी वोंट एक्सेप्ट दीज गाइज,
क्योंकि अल्टीमेटली ये भी हमारे कंट्री के हमारे भाई हैं। अगर इनको अगर आज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम चाह के भी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये अंग्रेज से तो चलो फिर भी आजाद हो जाएंगे, लेकिन अपने संकीर्ण सोच अपने आइडिया से कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे और हम लोग कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। दैट्स अ रीजन कि महात्मा गांधी ने उन दलित ग्रुप को एक नया टाइटल दिया, हरिजन। हरि के जन, हरि मीन्स नारायण, नारायण के लोग, मिसेस चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड, ये नाम से दिया गया, हरिजन बोल के उन्होंने दिया। और ये स्टेटमेंट देने का रीजन, एक स्टेटमेंट का देने का रीजन एक चीज था। क्यों दिया गया था ये स्टेटमेंट? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो दलित ग्रुप को उनका राइट्स नहीं मिला, इतने साल से वो जो डिप्राइव्ड होके हैं, सोसाइटी से अलग होके हैं, कम से कम उनकी अधिकार, उनका जो अधिकार है उनको मिले। इसी वजह से महात्मा गांधी ने अपना बाथरूम खुद साफ करना स्टार्ट किया था, जो कि बोला था कि मतलब ऊंचे कास्ट वाले अरे हम अपना कपड़े धोएं, हम अपना बाथरूम धोएं, ये हमारे लायक का काम नहीं है, ये उनका काम। तो वो बोलते नहीं, अपना काम खुद किया करो। वो सेल्फ डिग्निटी शोज करते थे कि अपना काम खुद कर लोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर यही बंदा करेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने ये सिस्टम दे दिया था। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके अनटचेबल्स का आइडिया, जैसे कि बात किया जाए, कुछ लोग समझ रहे थे लेकिन कुछ लोग स्टिल नहीं समझ रहे थे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग जल्दी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको, क्योंकि बता चुका हूँ, क्योंकि दे हैव गॉट द फंडिंग्स। कांग्रेस के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको फंडिंग होता था बड़े बड़े रिच फैमिली से होता था या बड़े बड़े हायर कास्ट वाले लोगों से होता था। तो इसी वजह से उनको वो लोग गुस्सा नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको बोलेंगे कि भाई पैसा भी हम ही से लो और तुम लोग हमारे अगेंस्ट में करो। इवन ऐसा एक इश्यू पहले भी आ चुका था। इट वाज दैट टाइम जब ने ओध किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। आपको बताया हुआ था कि हमने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में के टाइम में ओध किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था, तो उससे पहले फार्मर लोगों ने क्या, वहां पे जो पेरेंट्स लोगों ने क्या किया था, नाई धोबी बंद करवा दिया था सारे रिच लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। और उसी टाइम में जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको सपोर्ट किया था, तब वहां पे इश्यूज हुआ था कि भाई हमारे ही पैसा लेके हमारे ही अगेंस्ट में तुम लोग लोगों को भड़का रहे हो। तो दे हैव क्लियर इट आउट समहाउ। जवाहरलाल नेहरू ये क्लियर किए थे कि ऐसे भड़काने का बात नहीं है, हमको इक्वल रहना है, ये आइडियाज लेना था बोल के। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक इश्यूज हमारे पास आने लगा कब? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बहुत कम हिंदू लोगों ने सपोर्ट किया था, सॉरी बहुत कम मुस्लिम्स लोगों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुस्लिम्स खिलाफत मूवमेंट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट और इसको जोड़ दिया गया था, और जाने ही अनजाने ही सही महात्मा गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया तो उसके साथ खिलाफत मूवमेंट भी बंद हो गया, क्योंकि दोनों मूवमेंट एक ही साथ था। तो उनको वो चीज़ बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो लोग बिना किसी रिजल्ट के वो बंद किया गया था और उनको नुकसान हुआ था। तो वो लोगों को ये चीज़ था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम में उन लोग इतना ट्रस्ट और गेन नहीं कर पाए। साथ ही साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि खिलाफत मूवमेंट के बाद साइमन कमीशन आया था, जो ऑलरेडी यहाँ पे जहर फैला के रख चुका था, और दो मेजर कम्युनिटीज बन चुके थे इंडिया में, एक हिंदू महासभा और एक था मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, क्योंकि कांग्रेस जो था वो मोस्टली हिंदू महासभा के इन्फ्लुएंस में रहता था, और हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैशेस, राइट्स अब कॉमन होने लग गए थे। 1920-30 से स्टार्ट हो गया था दोनों ग्रुप में झगड़ा होने का। अगर बात किया जाए, जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट है सर मोहम्मद इकबाल थे, वी डिमांडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। उन्होंने डिमांड किया था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, थ्रू इट द सेफगार्ड द माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज को हम लोग स्टेबल कर पाए। ही जस्टिफाई द मुस्लिम डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम इंडिया विद इन द इंडिया। वो लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर एक छोटा सा एरिया दे दो जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट है, हमारा सेपरेट कर। पहले इलेक्टोरेट के लिए बात हुआ, फिर धीरे धीरे करके जब साइमन कमीशन आया, वहाँ पे और ज़्यादा इश्यूज दिखने को लगा, उसने और ज़्यादा फूट डाल दी, तब अल्टीमेटली उसका एक मेजर इश्यू इतना जो घिनौना इश्यू हमको देखने को मिला था कि उसका इफेक्ट क्या हुआ था, कि जैसे कि हम लोग बताया कि हिंदू मुस्लिम क्लैश का इफेक्ट बता रहा था वो कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम क्लैश से पहले एक दलित ग्रुप का भी इश्यू हुआ था। दलित ग्रुप को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दलित लोगों को किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, उनको अपने साथ उठने बैठने नहीं दिया था, लोगों उनको अलग करके रखा था। मतलब उनको हमेशा फील किया
तुम लोग हमारे समान हो नहीं, तुम लोग हमसे बहुत नीचे हो, ये फील करवाया जाता है। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके लिए आवाज उठाया था कि आप अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। ये तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे महात्मा गांधी के साथ बी आर अम्बेडकर भी थे वहां पे, तो बी आर अम्बेडकर भी गए हुए थे। तो बी आर अम्बेडकर जब वहां पे गए तो उससे पहले उन्होंने एक डिप्राइव क्लास एसोसिएशन बना लिया था 1930 में, जिसमें दलित ग्रुप्स के लिए थे। और तो उस एसोसिएशन के तरफ से होते हुए उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिमांड किया था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोगों को भी दे दिया जाए। तो जब वन ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिटेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग जानते थे डिवाइड एंड रूल, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि उस जगह में ये डिवाइड हो, क्योंकि अगर जात पात के नाम से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश 100 साल क्या और 200 साल यहाँ पे रूल कर सकते हैं, लेकिन आजादी नहीं मिल सकती। तो महात्मा गांधी ने वहां पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दूंगा, अगर करना है तो करो, लेकिन मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं मरने तक अनशन पे बैठ जाऊंगा, उसके बाद तुमको जो करना है कर लेना, मेरे मरने के बाद कर सकते हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हाँ बोलते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी जानता था महात्मा गांधी का इंडिया में एक रुतबा है, एक नाम है उनके नाम से, मतलब अगर कुछ हो गया, ये बुढ़ों को कुछ भी हो गया बोलते थे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, तो ब्रिटिश थोड़ा पीछे उठे। बी आर अम्बेडकर को कोई फील नहीं हुआ, हाँ चलो क्या होता है, वी विल चेक इट आउट, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इंडिया में जब आए तो इंडिया में ही अगेन डिमांडेड द सेम थिंग, तो वो उसी में रहे। तो महात्मा गांधी बोले नहीं, और वो सच में बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। तो ये केयर नहीं कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर उस टाइम केयर नहीं कर रहे थे। बट स्लोली स्लोली बी आर अम्बेडकर गट टू नो कि भाई नहीं, देयर इज समथिंग देयर, कि महात्मा गांधी का नाम है। अब महात्मा गांधी का नाम कैसे, तो उनको फील होने लगा कि देयर इज समथिंग दैट, महात्मा गांधी का नाम है बोलने से इन द सेंस उनको फील होने लगा नहीं भाई, अब वी हैव टू वर्क फॉर देम। अब कैसा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को, क्योंकि डिप्राइव क्लास, क्योंकि महात्मा गांधी ने डिप्राइव क्लास के लिए भी बहुत सारे काम किए थे, लाइक उनको हरिजन का टाइटल दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द हरिजन ही हैड गिवन मैनी, उनके लिए काम किया होता, उन्होंने पब्लिक के सामने, इन जनरल पब्लिक के सामने उनका फेवर लिया हुआ था। तो लोअर क्लास, डिप्राइव क्लास के दिल में भी एक नाम था कि हाँ महात्मा गांधी के वो लोग थोड़ा प्रेज करते थे। तो अल्टीमेटली बी आर अम्बेडकर को वहां पे समझना, जब वो आमरण अनशन पे बैठ गए, एक दिन दो दिन ऐसे हफ्ता, तो उनको फील होने लगा कि नहीं, ये डिप्राइव क्लास वाले आके उनको बोले नहीं ये ठीक नहीं है, वी हैव टू लिसन फॉर हिम। तो अल्टीमेटली बी आर अम्बेडकर वहां पे झुके और वहां पे महात्मा गांधी के साथ उनका नेगोशिएशन हुआ। तो अल्टीमेटली उनका जो नेगोशिएशन हुआ वो एक पैक्ट के हिसाब से हुआ, जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है, जो कि सितंबर 1932 को साइन हुआ था। अकॉर्डिंग टू द पूना पैक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रोविंशियल काउंसिल्स में डिप्राइव क्लास, जो एस सी एस टी आज बोलते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा, देयर शुड बी सीट रिजर्व फॉर देम। महात्मा गांधी बोले ठीक है, बट महात्मा गांधी ने वहां पे डिमांड रखा सीट विल बी रिजर्व, बट देयर वोंट बी एनी सेपरेट इलेक्शन, उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी सेपरेट इलेक्शन, कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा उनके लिए, खाली वही चीज ही होगा। अब वही चीज होने से मतलब इनको, इनके लिए सीट रिजर्व रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन इनको जनरल इलेक्शन में ही खड़ा होना है, इनके लिए कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा। जो कहाँ कॉमन इलेक्शन होता है जहाँ पे सब आके खड़े होते हैं, वहीं पे इनको आके खड़े होना होगा, तभी जाकर ये लोग एक हो सकते हैं। एंड इसमें बी आर अम्बेडकर मान भी गए। आफ्टर बी आर अम्बेडकर मान जाने के बाद स्टिल बी आर अम्बेडकर कंटिन्यू फॉर द अनदर राइट्स, स्टिल जो दलित ग्रुप्स के जो राइट्स नहीं मिला था एजुकेशन एंड अदर चीज के ऊपर, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। बट ये एक चीज हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो दलित ग्रुप के लिए सीट रिजर्व रहता है, ये उसी टाइम का पूना पैक्ट का साइन का असर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज के लिए दिया गया था। एंड यहाँ पे आज भी देखना कि जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है, ऐसे नहीं होता कि भाई ऊंचा जात वाला अलग अलग होगा, नहीं, सबका एक ही इलेक्शन होगा, ऊंचा जात हो नीचा जात हो, जो बोल के हम लोग रखे रहते हैं वो उसके हिसाब से नहीं होगा। इट्स विल बी अ जनरल इलेक्शन, सबको वहां पे खड़े होना है। दे विल हैव देयर सीट, उनका सीट रिजर्व है, उस सीट को कोई और नहीं ले सकता, लेकिन उनको जनरल इलेक्शन में ही आना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दलित क्लास का पूना पैक्ट के बारे में, हिंदू मुस्लिम क्लैश के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन द हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग।
हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंशिएट कैसे हुआ, क्या हुआ, और बहुत मेजर है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट